Hello everyone, my name is Mohit and welcome to Crash Course UPSC. क्रैश कोर्स यूपीएससी के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 2016 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स envisages that after the Second World War, India should be granted complete independence. India should be partitioned into two before granting complete independence. India should be made a republic with the condition that she will join the Commonwealth. India should be given dominion status. तो सबसे पहले हम ये जो इवेंट्स हैं विच लेड टू द क्रिप्स प्रपोजल्स उनको डिस्कस करते हैं। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होता है, तो उसमें तब के जो वाइसरॉय थे इंडिया के, लॉर्ड लिनलिथ, उन्होंने इंडिया को यूनिलेटरली वर्ल्ड वॉर का पार्ट बना दिया था। इसकी वजह से कांग्रेस की जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी, 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और ब्रिटिशर्स को बोल दिया था कि हम आपको आपके वॉर एफर्ट में सपोर्ट नहीं करेंगे। फास्ट फॉरवर्ड टू 1942, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको जैपनीज फोर्सेस के हाथों बहुत सारी हार का सामना करना पड़ा, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में, बर्मा, सिंगापुर वगैरह में। तो जो एलाइज थे ब्रिटेन के, यूएसएसआर, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडिया का सपोर्ट और कॉपरेशन मांगने के लिए। उसके लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया इंडिया। इन्होंने आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन विद आईएनसी, मुस्लिम लीग और दूसरी जो जितने भी पार्टीज थी जैसे यूनियनिस्ट पार्टी वगैरह, सीपीआई, हिंदू महासभा, इन सब से डिस्कशन के बाद कुछ प्रपोजल्स दिए। उन प्रपोजल्स में सबसे बड़ा प्रपोजल था डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस मिलेगा इंडिया को, तो आंसर होगा डी, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। और ये पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की जो 1929 से पहले की डोमिनियन स्टेटस की मांग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कांग्रेस उस टाइम पे 1942 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था कांग्रेस को, और ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही थी। दूसरी इसकी क्या वो थी कि ये जो डोमिनियन स्टेटस मिलेगा आफ्टर वॉर मिलेगा, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी इंडिया की, जिसके मेंबर्स इलेक्टेड होंगे बाई मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और नॉमिनेटेड होंगे प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। तो इस पे भी कांग्रेस को प्रॉब्लम थी कि जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं प्रिंसली स्टेट से, वो भी इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए। लेकिन बाद में कैबिनेट मिशन प्लान में भी जो प्रिंसली स्टेट से मेंबर्स चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो नॉमिनेटेड ही थे। और क्या प्रॉब्लम थी, गांधी जी ने ये क्रिप्स प्रपोजल्स को पोस्ट डेटेड चेक बोला था, और पोस्ट डेटेड चेक बोला था, और इसी के अगेंस्ट अगस्त रिवॉल्यूशन या अगस्त क्रांति या क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया अगस्त 1942 में, 1942 में। ऑप्शन होगा डी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई थी, पार्टीशन का माउंटबेटन प्लान में था, उससे पहले नहीं था। उसके बाद इंडिया शुड बी मेड रिपब्लिक विद द कंडीशन, ये भी नहीं था। इसको डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, लेकिन ये भी कंडीशन नहीं थी कि इंडिया विल ज्वाइन द
कॉमनवेल्थ, इंडिया को फ्रीडम थी कि कॉमनवेल्थ में ज्वाइन करना है या नहीं करना, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था, डोमिनियन स्टेटस था। इसके अलावा क्या था उसमें, ये था कि जो प्रोविंसेस हैं उनको राइट टू सिसीड था। राइट टू सिसीड का मतलब है उनको फ्रीडम थी कि बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा, तब आप जो भी प्रोविंसेज हैं वो यूनियन से अलग हो सकते हैं, देश से अलग हो सकते हैं, अपना नया देश बना सकते हैं। तो इसमें भी कांग्रेस ने ये बोला था कि ये इंडिया की यूनिटी को तोड़ने का प्रयास है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat in 1907? तो 1885 से 1905 इसको मॉडरेट फेस बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दूसरे लोग कौन थे मॉडरेट्स के अलावा? एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं उनको। मॉडरेट्स में जी के गोखले हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, उसके बाद आपके दादा भाई नौरोजी हो गए। एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल हो गए, औरबिंदो घोष हो गए, रास बिहारी घोष तो इधर थे, औरबिंदो घोष हो गए। ये डिफरेंट लोग थे। इनके जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे कैसे लेके जाना है इसके ऊपर मत भिन्नता थी। ये लोग, जैसे ये मॉडरेट्स ट्रिपल पी में बिलीव करते थे: पिटीशन, प्रेयर्स, पैम्फलेट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना चाहते थे। उधर दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में बिलीव करते थे। ये चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट से बॉयकॉट हुआ है या वगैरह, जो भी जितना भी नेशनलिस्ट अप्रोर है उसको पूरे देश में फैलाया जाए। तो इस बात के ऊपर। दूसरा, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो स्वराज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते थे, स्वराज के लिए स्ट्रगल, जबकि मॉडरेट्स इस चीज़ पे अभी तैयार नहीं थे इस टाइम तक। तो ऑप्शन क्या है? ए, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। ये नहीं था इसका रीजन। लॉर्ड मिंटो ने बाद में जाके इंट्रोड्यूस किया कम्युनलिज्म, उससे पहले लॉर्ड कर्जन ने भी किया था। और 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से सेपरेट इलेक्टोरेट से उसको बहुत ज़्यादा हवा दी कम्युनलिज्म को। एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सही है। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, क्योंकि उनको अगर आप 1885 से 1905 तक देखें तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया था एक्सट्रीमिस्ट से, केवल एक 1892 के रिफॉर्म्स के अलावा। उसमें भी बहुत माइनर रिफॉर्म्स हुए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं था। इसके अलावा क्या हुआ था? कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 का, जिसकी अध्यक्षता की थी गोखले ने, जी के गोखले। उसमें स्वराज पे डिस्कशन हुआ था सबसे पहले इंडिया में। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री में स्वराज पे डिस्कशन 1905 में बनारस में हुआ था। 1906 जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, इस पे भी स्वराज पे डिस्कशन हुआ था, लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। एक्सट्रीमिस्ट ने भरपूर, एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उनकी भरपूर कोशिश के बावजूद भी रेजोल्यूशन कोई पास नहीं हो पाया था स्वराज के ऊपर। कलकत्ता अधिवेशन में
1906 के। 1907 ओरिजिनली नागपुर में प्लान था, लेकिन नागपुर में जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनको लगा कि अगर बाल गंगाधर तिलक खड़े हो जाते हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए आईएनसी की तो वो जीत जाएंगे, तो उन्होंने उसको सूरत में मूव कर दिया। पहले रूल ये था कि जहाँ पे भी अधिवेशन होता था, जहाँ पे भी सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस होम स्टेट से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। इसीलिए क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आते थे बाल गंगाधर तिलक, तो वो इनएलिजिबल हो गए प्रेसिडेंट बनने के लिए, इसलिए सूरत में मूव कर दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो रास बिहारी घोष और लाला लाजपत राय के बीच चुनाव हुआ। मॉडरेट्स यहाँ रास बिहारी घोष को सपोर्ट किया और एक्सट्रीमिस्ट ने लाला लाजपत राय को। इसमें रास बिहारी घोष जीत गए थे और बाद में एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा एयर मिल गई थी और बाल गंगाधर तिलक को बाद में 6 साल के लिए सजा हो गई। तो आंसर होगा बी, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि उसका फाउंडिंग मेंबर रहे, फाउंडेशन में इन्होंने पूरा कंट्रीब्यूट किया। तो पहले तो हम केशव चंद्र सेन के बारे में जान लेते हैं। ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे। कई सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन्होंने चलाए। ये राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे और इन्होंने बहुत सारे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत मूवमेंट चलाया। उसके बाद विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, सती प्रथा के अगेंस्ट भी बहुत कुछ लिखा। अब कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के बारे में देख लेते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823 में राजा राम मोहन रॉय, द्वारका नाथ टैगोर और विलियम एडम ने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी 1823 में। 1823 में तो केशव चंद्र सेन का जन्म भी नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, राजा राम मोहन रॉय द्वारा। इसमें इन्होंने मोनोथिज्म को प्रमोट करने के लिए कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। ये एक मंदिर टाइप का स्ट्रक्चर था, टेम्पल टाइप का, जिसमें ब्रह्म समाज के लोग संकीर्तन वगैरह करते थे। इसकी स्थापना 1868 में केशव चंद्र सेन ने की थी, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट में उनका हाथ था। थर्ड है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ब्रह्मो समाज का सेक्युलर फॉर्म थी। ब्रह्म समाज जहाँ हिंदू कम्युनिटी से जुड़ा हुआ रिफॉर्म मूवमेंट था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था सोशल एंड मोरल रिफॉर्म ऑफ द नेटिव्स ऑफ द कंट्री। यानी कि सामाजिक और नैतिक सुधार
जो इंडिया के लोगों का था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोथ 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल 1917 में प्रपोज किए। मॉन्टेग्यू जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसके बाद चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे जो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म आए, 1909 का एक्ट आया, उसका रिव्यू और रिफॉर्म करना, उसको चेंज जो भी लाने थे। तो ये ना तो सोशल रिफॉर्म्स थे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी नहीं थे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स भी नहीं थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे। फिफ्थ, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, अ पेजेंट मूवमेंट इन पंजाब। एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने की। ज्योतिबा फुले ने की थी 1875 में। ये जो अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स एंड लोअर कास्ट पीपल, उनकी बात किया करता था सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग स्वदेशी आंदोलन। एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। तो उसके अगेंस्ट कांग्रेस ने, आईएनसी ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया। तो उसमें सबसे पहले बाइकॉट और स्वदेशी की जो एज अ फॉर्म ऑफ एजिटेशन यूज हुआ, तो एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल आंसर होगा। इसी के साथ CSE 2016 के क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और नेक्स्ट वीडियो में हम CSE 2017 के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।